मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है, मेरी जिंदगी में वो प्रॉब्लम है, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है, लोग मुझसे अच्छे से बात नहीं करते, मेरे दोस्त कम हो रहे हैं, कंप्लेंट ही कंप्लेंट है। लेकिन इन कंप्लेंट्स को सॉल्व करने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए तुमने क्या किया? अगर कोई आपसे ऐसा पूछता है तो वो आपसे क्या पूछ रहा है कि हालात खराब है, हमें मालूम है, तुम हमें कहानी मत सुनाओ, तुम हमें ये बताओ कि अब हमें करना क्या है। आज का हमारा टॉपिक बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ है। वी नो दैट आवर कंट्री इज पुअर, इंडिया में पॉवर्टी भरपूर है, लेकिन उसका सामना करने के लिए, उसके खिलाफ लड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन का आंसर आज हम देखेंगे। दैट इज नथिंग बट मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी। ओके, चलिए ऑन योर स्क्रीन सबसे पहला, टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। क्या बोलने का? टू इंक्रीज विच प्रोडक्टिविटी? एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अब सीधा कनेक्शन बैठेगा आपका कि एग्रीकल्चर इज द मेन एक्टिविटी ऑफ इंडिया एंड मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो अगर उनकी पॉवर्टी हमें दूर करनी है तो उनकी इनकम को सुधारना जरूरी होगा। और इनकम कब सुधरेगी? व्हेन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड एज वेल एज फार्मर्स विल स्टार्ट राइजिंग। ठीक है, चलिए तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय, पहला, पब्लिक प्रोग्राम्स। आप फार्मर्स को कांटेक्ट करो, उनके साथ संपर्क में आओ, ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम करो जहां पर अवेयरनेस क्रिएट हो फॉर डूइंग बेटर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। और ये सब गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? इट इज थ्रू these kind of public programs where there is an open platform and a knowledgeable person comes into contact with huge quantity of farmers at a particular place and creates awareness कि हम ऐसे ऐसे अगर काम करेंगे तो इतनी इतनी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हम इतना इतना इनकम अपना बढ़ा पाएंगे। ठीक है, पब्लिक प्रोग्राम से ये डेफिनेटली हो सकता है। देन कम्स अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, है ना। सो फार्मर्स को सिखलाया जाए कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाना सीखे, उसके खिलाफ न जाए। दे शुड नॉट शो एनी रेजिस्टेंस टू एनीथिंग दैट इज कमिंग न्यू। अब एजुकेटेड माइंड है, उसको तुरंत मालूम पड़ जाएगा, लेकिन फार्मर्स हु आर इलिटरेट, हु आर अनएजुकेटेड, इनके लिए ये अवेयरनेस हमको क्रिएट करनी पड़ेगी। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का अवेलेबिलिटी भी करवाना पड़ेगा। एंड फार्मर शुड ऑल्सो बी टॉट कि आप अब हल चलाना छोड़ दो, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, पंप सेट्स, इन सब का इस्तेमाल करना चालू करो। ये हमें फार्मर को सिखलाना पड़ेगा टू अपग्रेड देमसेल्व्स इन टेक्नोलॉजी। अब आपका मोबाइल है, उसमें भी अपडेट आती है ना, हर कुछ महीनों बाद एक अपडेट आएगा। सो आपके मोबाइल में भी नई नई चीजें आती रहती हैं। वैसे ही कोई भी एक्टिविटी हो उसमें अपडेट होना, नई टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करना बहुत जरूरी होता है। सो एग्रीकल्चर विच इज द मेन एक्टिविटी, उसमें ही अगर ऐसा कोई अपग्रेडेशन नहीं आएगा तो ऐसा कैसे चलेगा? सो पॉवर्टी को हमें मिटाना है तो अपग्रेडेशन लाना पड़ेगा in technology which is being used for agricultural purpose. ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल एट रीजनेबल रेट्स। हाँ, तो ये गवर्नमेंट ही कर सकती है कि जो जो रिसोर्सेज फार्मर को चाहिए फॉर डेवलपिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी वो उन तक अवेलेबल करवाया जाए। एंड नॉट ओनली अवेलेबिलिटी इन क्वांटिटी, इट शुड ऑल्सो बी ऑफ गुड क्वालिटी। एट द सेम टाइम दे शुड बी अवेलेबल एट रीजनेबल रेट्स, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, जितना भी रिसोर्स फार्मर को चाहिए वो उसको अवेलेबल करवाया जाए एकदम सस्ते में। ठीक है, उसके बाद इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, तो गवर्नमेंट तो ये कर ही रही है। आपने रिसेंटली न्यूज में देखा होगा दैट सेंट्रल गवर्नमेंट टू ग्रांट ₹1 lakh crore फॉर
एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ओके, ये अनाउंसमेंट हुई थी नेशनल टेलीविजन पे। अब इसकी अनाउंसमेंट करना एक बात है और फंड असल में वहां तक पहुंचना दूसरी बात है, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो फंड एलोकेट कर दिया, लेकिन ये जाएगा किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। अब स्टेट गवर्नमेंट में भी इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि इस फंड को हम कैसे यूज करें। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर विल इंक्लूड इम्प्रोवाइजेशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स आएंगे, पेस्टिसाइड्स आएंगे, समझ में आ रहा है? और जो भी नॉन कल्टीवेबल लैंड है उसको भी हम कल्टीवेबल लैंड में कैसे कन्वर्ट कर सकें। कैनाल्स हैं, अच्छे रोड्स हैं, उसका मार्केटिंग है, उसका एक स्ट्रक्चर खड़ा करना है, ये सारी चीज एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगी, जो हम सबको मिलके इंप्रूव करना चाहिए अगर कंट्री से हमें ये वाइड स्प्रेड पॉवर्टी को मिटाना है तो। ओके, चलिए फिर आगे। मैक्सिमम प्राइस एंड रेगुलेटेड मार्केट। ओके, अब इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है जिसका नाम है ई नाम। ओके, उसको हम देखेंगे आपकी स्क्रीन पे। बाबूजी, क्या सोच रहे हो? बस यही बेटा कि तुम शहर में नौकरी ढूंढ लो। अब ना तो अच्छी बारिश होती है और ना ही फसल का सही दाम मिलता है। अरे बाबूजी देखो, ताऊ सुबह तो बैलगाड़ी लेकर गए थे और अब नया ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं। अरे धीराम, धीराम बात सुन, पर आज तुम ये अचानक से ट्रैक्टर कहाँ से ले आए? किशोर भैया, ये सब कुछ मैंने पाया है केंद्र सरकार की ई नाम वेबसाइट की मदद से। ई नाम? हाँ, ई नाम। भाई, तुम जब मंडी जाते हो तो तुम आड़ती से हाथ मिलाते हो, है ना? और फिर वही तुम्हारी फसल की बोली लगवाता है, बिना फसल की गुणवत्ता जांचे, अपने हिसाब से, अपनी दर पर और अपने ही लोगों को बिकवाता है। उन्हें मिलता है ढेर सारा पैसा और तुम्हारे हाथ में आता है ठेंगा। पर जब मैं मंडी जाता हूँ तो मैं मिलता हूँ उस आड़ती से जो मेरी फसल की गुणवत्ता की पहले तो जांच करवाता है और फिर उसके आधार पर मेरी फसल की कीमत तय करता है और फिर आड़ती वही कीमत ई नाम पर चढ़ाता है और फिर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक इसकी बोली लगवाता है। और हाँ, वो भी सिर्फ अपनी मंडी के खरीदारों में ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर के खरीदार मेरी फसल की बोली लगाते हैं। तो मुझे मिलती है अपनी फसल की अधिक से अधिक कीमत उसकी गुणवत्ता के आधार पर, और वो भी मेरी नजर के सामने। और तो और मेरी फसल भी खरीदार खुद ही लेकर जाता है। तो अब अगर अपनी फसल की सही कीमत पानी हो तो अपनी फसल बेचो ई नाम पर। तो एक बार फिर से सुन लो ई नाम के 5 फायदे। पहला, ई नाम है पूरे हिंदुस्तान में। दूसरा, किसान को बेहतर कीमत मिलती है क्योंकि अब उसकी फसल ज्यादा जगह बिक सकती है। तीसरा, ये पूरा तरीका एकदम पारदर्शी है और किसान हर चीज को खुद अपनी आंखों के सामने देख सकता है। चौथा, किसान को समय पर अपने पैसे मिलने की गारंटी। और पांचवा, कीमत फसल की गुणवत्ता के अनुसार मिलती है। अरे वाह, अब तो हम भी अपनी फसल ई नाम के जरिए ही बेचेंगे। और हम भी। सो ये क्या बताता है? मैक्सिमम प्राइस एज वेल एज और रेगुलेटेड मार्केट। मार्केट ऐसा हो जो बिल्कुल बायस ना हो। सो व्हाई शुड आई लिमिट माय सेलिंग ऑफ फूड ग्रेन्स ओनली टू दोज पीपल हु आर रिसाइडिंग इन माय एरिया? व्हाई कैन नॉट आई गेट एन एक्सपोजर ऑफ द नेशनल लेवल? सो गवर्नमेंट की ये स्कीम के हिसाब से मार्केट में प्राइस भी अच्छा मिलेगा और मार्केट भी काफी रेगुलेटेड होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट। ओके, और यही चीज की फार्मर्स को जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी की, जस्टिस की, अच्छी प्राइस की। ओके, एंड बेस्ड ऑन दैट वी सी दैट फार्मर्स कंडीशन इज गोइंग टू बी इंप्रूव्ड। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। सच इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी विल लीड टू इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, increase in income of poor, reduce prices of food grains in the interest of which people? Poor people, and will reduce poverty. हाँ, तो ये जितनी भी स्कीम्स हैं वो ज्यादातर इसका फायदा कौन उठाने वाला है? पुअर पीपल ही उठाने वाले हैं, फार्मर्स उठाने वाले हैं।
और वही लोग हैं जो मैक्सिमम बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, ठीक है। सो इफ वी सी द ओवरऑल पिक्चर ऑफ एग्रीकल्चर, इट इज इन अ मिजरेबल कंडीशन, लेकिन उतना भी खराब नहीं है कि इसमें कोई इम्प्रोवाइजेशन ना हो पाए। सो गवर्नमेंट एंड एज सिटीजन्स वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग इन अवर नेशन। और उसमें जो जो इम्प्रोवाइजेशन के लिए गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, उन्हीं स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी बोलते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। सेकेंड पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब एग्रीकल्चर सेक्टर को तो हमने सपोज इंप्रूव कर लिया, तो दूसरा सबसे ज्यादा काम और लेबरर्स को काम कौन देता है, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज देते हैं। तो हमें उस पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। सो लेट अस सी उसमें क्या लिखा है। स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव मेड इमेंस कंट्रीब्यूशन in the gross national income and employment. So SSI मेहनत करके ढेर सारा रुपया किसमें जोड़ रहा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोल लो, ग्रॉस नेशनल इनकम बोल लो, या क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बोल लो। दोनों में ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज का काफी महत्वपूर्ण रोल रहा है, ओके। आगे देखते हैं। सो इफ सच इंडस्ट्रीज आर डेवलप्ड मोर देन द पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली, विच मीन्स अगर ज्यादातर हम SSI स्टार्ट करेंगे, सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन लेबर, दैट इज मैन पावर, क्योंकि ऑल द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर यूजिंग विच टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। और जितने ज्यादा लेबरर्स को हम काम पे रखेंगे, उतने गरीब लोगों को मौका मिलेगा पैसा कमाने का, अमीर बनने का, और इसी से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर हम इक्वल बेसिस पे कर पाएंगे। सो एग्रीकल्चर तो है ही, उसके अलावा मजदूर लोग, गरीब लोग कहाँ काम करते हैं, मैक्सिमम इन स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो उनको बढ़ाओ ताकि हम मैक्सिमम रोजगार जनरेट कर सके, गरीबों को ये मौका दे सके कि वो भी पैसे कमाएं, वो भी अमीर बन सके। और अमीर नहीं तो छोड़ दो, एटलीस्ट वो अपनी बेसिक नीड्स, अपना कंफर्ट तो पूरा कर सके। इतना भी अगर हमने अचीव कर लिया तो बुरा नहीं होगा। पॉवर्टी को रिड्यूस करने में ये हमारी काफी हद तक मदद कर देगा, ठीक है। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब एक क्वेश्चन आएगा, सर व्हाट इज अनऑर्गेनाइज्ड? अनऑर्गेनाइज्ड जनरल टर्म्स में क्या होता है ना, वो तो आपको मालूम ही होगा। अपने आप को ही देख लो, कितने अनऑर्गेनाइज्ड हो। आपका वार्डरोब, उसमें कौन सी चीज कहाँ पे है आपको मालूम ही नहीं है। आपका जो स्टडी टेबल है उसमें एक ड्रॉवर होगा, उसमें अंड शंड चीजें पड़ी रहती हैं। जो चीज आपको जब चाहिए तब नहीं मिलती, लेकिन जब नहीं चाहिए होती है तो वही चीज बार बार सामने आती रहती है। होता है ना ऐसा। सो ये क्या है कि अपना सामान कहाँ पे है हमको मालूम नहीं है। मीन्स वी आर बेसिकली विच पीपल, अनऑर्गेनाइज्ड पीपल। और ऐसे ही इकोनॉमी में दो प्रकार के सेक्टर होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। कंपनी फॉर्म बोल लो, कॉरपोरेशन फॉर्म बोल लो, जिसमें हर महीने मीटिंग होती है, जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पब्लिश किया जाता है, एक सिस्टम के हिसाब से वो चलते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मीटिंग तो छोड़ो, बिजनेस के बारे में सोचेंगे कब ये भी मालूम नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो नहीं हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब काम अद्धर ताल चल रहा है। क्या चल रहा है? अद्धर ताल, मतलब राम भरोसे। और जब हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो तुरंत हमारे सामने ऐसे लोग हम इमेजिन करना चालू कर देंगे जो पुअर लोग हैं, जिन्हें आता नहीं कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे सेटअप हो सकता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता कौन है। ऑन योर स्क्रीन इट इंक्लूड्स वेजिटेबल वेंडर्स, है ना, मैसन्स इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर, मतलब बेसिकली लेबरर्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन सेक्टर,
फिर आएगा एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड वेंडर्स, वेंडर्स मतलब छोटे सेलर्स। अब इनका रोज का सेल्स कितना है इसका भी कोई ठिकाना नहीं है, कितना बेचेंगे उनको खुद मालूम नहीं होता, या कितना बिक चुका इसका कहीं पे उनके पास भी रिकॉर्ड होता नहीं है। ऐसे सेक्टर को जो मन मर्जी से चलता हो उस सेक्टर को हम क्या बुलाएंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बुलाएंगे। इसका रिकॉर्ड में कहीं पे कोई जिक्र नहीं होगा, ओके, क्योंकि ये डेली वेजेस कमाने वाले लोग हैं, अपना डेली सेल्स होगा तो इनका डेली नीड्स पूरा होगा, ऐसे सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं। सो दे आर कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ विच सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आप तो जानते ही हैं कि मैक्सिमम लोग आर अनऑर्गेनाइज्ड, कंपनीज कॉरपोरेशंस बहुत कम देखने को मिलेगी, और ये लोग ज्यादा संख्या में है जो डेली बिजनेस कर रहे हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड ढंग से अपने बिजनेस को चला रहे हैं। तो हमें इनके लिए कुछ करना है। कंपनीज कॉरपोरेशन तो अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है, उसको कोई मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। अगर मार्गदर्शन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, इम्प्रोवाइजेशन चाहिए, तो वो कौन से सेक्टर में चाहिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चाहिए। इनके लिए हमें कुछ करना है, तो हम क्या करेंगे, लेट अस सी दैट। नेशनल कमीशन हैज रेकमेंडेड टू डिसाइड द वर्किंग कंडीशंस। समझ में आ रहा है, मतलब वर्किंग कंडीशंस में क्या आएगा कि आप जिस जगह पे जाके काम कर रहे हैं वो जगह अच्छी होनी चाहिए, वहां हर रोज काम करने जाओ ऐसी आपकी इच्छा होनी चाहिए। ये इच्छा काम करने की कब होगी, जब एक वर्क प्लेस अच्छा होगा, जब वहां पे वर्किंग कंडीशंस अच्छी होंगी। आज कितने सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड है और वहां पर वर्किंग कंडीशंस आर वेरी पुअर, अंडरस्टैंड। कभी भी कोई आता है, कभी भी जाता है, कभी भी बॉस ने जूनियर को बुला के कुछ भी बोल दिया, जूनियर बुरा मान गया, जूनियर को अच्छी फैसिलिटीज नहीं दी जाती, जूनियर को ये तक बोला जाता है कि तुम अपने हिसाब से अपने रिसोर्सेज घर से लेके आओ, हम ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे तुम्हें कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये तो वही बात हो गई कि आप किसी इंसान को शिकार के लिए भेज रहे हैं और साथ में खाली एक नाइफ दे रहे हैं। अब उससे वो क्या शिकार करेगा और आप उससे बड़ा शिकार एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ऐसा सब नहीं चलता। ये ओसीएम में आप अच्छे से पढ़ चुके हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी हैज टू बी बैलेंस्ड, और उसको एग्जीक्यूशन में लाने के लिए आपको वैसे इक्विपमेंट्स, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने लेबरर्स को देना पड़ेगा जिससे उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो। और हम तो यहाँ पर वर्किंग कंडीशंस को खाली रेकमेंड कर रहे हैं। दुनिया में ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया है कि वहां से आपको घर जाने की तक इच्छा नहीं होगी। गूगल का ऑफिस आपने सुना होगा शायद, इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसेज इन द वर्ल्ड। तो लेट अस सी इन डिटेल कि उस ऑफिस में क्या क्या होता है ऑन योर स्क्रीन। यह है कैलिफोर्निया में गूगल के दुनिया भर में 70 दफ्तरों के बीच तालमेल बिठाने वाला हेडक्वार्टर। करीब 10 लाख स्क्वायर फुट में फैला यह दफ्तर गूगल का दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस है। ये कितना बड़ा है ये समझने के लिए बस इतना जानना काफी है कि 3 बड़े स्टेडियम के बराबर है ये दफ्तर। अब जरा अंदर चलिए, आपको दफ्तर जैसा नजारा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये दफ्तर कुछ इस तरह से बनाया गया है कि आपको घर जैसा महसूस हो। 16 इमारतों से बना ये दफ्तर दुनिया में सबसे आजाद दफ्तरों में गिना जाता है। यहाँ आप अपने बच्चों के साथ भी आ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए खेलने की सुविधा है, वो भी देख रेख करने वाले कर्मचारी के साथ। यही नहीं, अगर आपके पास पालतू जानवर हैं तो उन्हें भी यहाँ ले आइए, गूगल ऐतराज नहीं करेगा। लोग यहाँ इसलिए काम करना चाहते हैं क्योंकि इसके बाद उन्हें घर का काम निपटाने की चिंता नहीं होती। यकीन नहीं होता तो ये देखिए, गूगल की लॉन्ड्री सर्विस। अपने गंदे कपड़े लाइए और घर लौटते वक्त साफ कपड़े ले जाइए। खाना पकाने का भी झंझट गूगल पर ही छोड़ दीजिए, यहाँ दिन में 3 बार मुफ्त खाना दिया जाता है। ऐसी 4 बड़ी कैंटीन में आपको अपना मनपसंद खाना मिलता है। अंदर खाना हो तो भी ठीक, और अगर खुली हवा में ग्रिल्ड व्यंजनों का मजा लेना हो तो भी पूरा इंतजाम है। क्वालिटी ऐसी कि आप गूगल के बाहर ऐसा खाना तलाशते रह जाएंगे। हजारों कर्मचारियों को खाना परोसने के लिए फल और सब्जियां भी गूगल बाहर से नहीं खरीदता। देखिए, गूगल के इस कैलिफोर्निया वाले परिसर के हेड शेफ खुद सब्जियां उगाने में जुटे रहते हैं। खाना खाएंगे तो वजन बढ़ेगा तो गूगल के जिम में चले आइए।
चर्बी को पसीने में बहाइए और फिर गूगल के पूल में डुबकी लगाइए। मन नहीं लग रहा तो इन अलग अलग डिजाइन के कैबिन में बैठकर म्यूजिक का आनंद लेने की भी सुविधा है। गूगल के दफ्तर का अपना मसाज पार्लर भी है और जरूरत से ज्यादा काम करने के बाद सोने की ऐसी हाईटेक सुविधा भी है। दूसरे हिस्से में जाने के लिए वही बोरिंग लिफ्ट नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो इस फायर पाइप का इस्तेमाल कीजिए या फिर ऐसी स्लाइड का। अगर एक इमारत से दूसरी इमारत में जाना हो तो पैरों को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। गूगल की ये रंग बिरंगी साइकिलें कब काम आएंगी। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि पैसा कमा के कार खरीदेंगे तो आपको उसकी भी जरूरत नहीं है। गूगल के रिसेप्शन से इलेक्ट्रॉनिक चाबी उठाइए, पार्किंग में खड़ी गूगल की इन शानदार कारों में किसी से भी निकल जाइए। काम हो जाए तो वापस कार खड़ी कर दीजिए। गूगल ईंधन का पैसा भी नहीं लेगा। इन सुविधाओं पर गूगल सालाना 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करता है और वो इसलिए क्योंकि उसे अपने कर्मचारियों की फिक्र करनी आती है। यही वजह है कि गूगल के दफ्तर में ही हॉस्पिटल भी है जहां मुफ्त में इलाज होता है। यहाँ के कर्मचारी न तो हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं और न जीवन बीमा, क्योंकि अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हो जाए तो परिवार को गूगल अगले 10 साल की तनख्वाह मुफ्त देता है। गूगल का ये दफ्तर इतिहास से भविष्य का नाता भी जोड़ता है। लाइब्रेरी आपको इतिहास के गलियारों में ले जाएगी तो दफ्तर का फर्नीचर किसी स्पेसक्राफ्ट जैसा एहसास देगा। यही वजह है कि गूगल को दुनिया भर से बेहतरीन कर्मचारी ढूंढने में दिक्कत नहीं होती। हर 15 सेकंड में नौकरी के लिए एक नई एप्लीकेशन गूगल के इस दफ्तर में पहुंच जाती है। नौकरी की एप्लीकेशन हो या फिर वो डेटा जो आप अलग अलग साइट पर देखते हैं और सेव करते हैं, वो गूगल के दफ्तर में मौजूद इसी डेटा सेंटर का हिस्सा बन जाता है। ये पूरी तरह ऑटोमेटिक है। जो हिस्सा खराब हो जाता है गूगल उसे ठीक नहीं करता बल्कि तोड़कर फेंक देता है, क्योंकि हर डेटा की एक नहीं कई कॉपियां गूगल के इस भारी भरकम सेंटर में मौजूद होती हैं। ऐसे में गूगल में मोदी का दौरा क्या भारत के लिए भी नई कार्य संस्कृति सीखने का मौका बन सकता है? तो क्या बोले वो? कार्य संस्कृति मतलब वर्क कल्चर विच इज वेरी मच एसोसिएटेड विथ वर्किंग कंडीशन। देखो दुनिया कहां से कहां निकल गई है। कितनी सारी फैसिलिटीज हैं जो हमने कभी सोची भी ना हो कि एक ऑफिस में होगी। दिस वाज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हम वर्किंग कंडीशंस को लेकर कितना सारा काम कर सकते हैं, और जितनी बेहतरीन वर्किंग कंडीशन होगी उतना बेहतरीन प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्टिविटी होगी, इनकम बढ़ेगी, तो अपने आप देश से पॉवर्टी कम हो जाएगी। ओके, चलिए फिर लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ, ओल्ड एज पेंशन एंड अदर सोशल सिक्योरिटी measures are also taken or should also be taken for अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो आपने अभी ये वीडियो देखा, उसमें बोला ना कि गूगल का कोई भी एम्प्लॉय अपना इंश्योरेंस नहीं करवाता लाइफ का, ना ही कोई मेडिक्लेम होता है, क्योंकि इलाज गूगल फ्री में करेगा। लाइफ इंश्योरेंस नहीं जरूरी क्योंकि मरने के बाद 10 साल तक गूगल विल पे यू द फुल सैलरी। सो चाहे पेंशन बोल लो, रिटायरमेंट बोल लो, सब कुछ गूगल पे छोड़ दिया है। और ये जगह पर काम करना हर इंडिविजुअल का सपना होगा कि मुझे एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है जहां पर मेरा अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। सो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ये लेवल की चीजें आना थोड़ा मुश्किल है इंडिया में, लेकिन एटलीस्ट बेसिक चीजों को तो ध्यान में रखो, उसको तो प्रोवाइड करो, और ये जैसे ही आप प्रोवाइड करोगे अपने आप थिंग्स विल स्टार्ट इम्प्रोवाइजिंग। ओके, चलो फिर आगे क्या लिखा है। मोर ओवर फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इट इज रेकमेंडेड टू प्रोवाइड इरिगेशन एंड लोन फैसिलिटी। सो एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी अनऑर्गेनाइज्ड चीजें तो होंगी ही, और जब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो हमें किसको टारगेट करना है? नॉट द लार्ज फार्मर्स, वी नीड टू टारगेट द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ओके, सो उनको हमें क्या प्रोवाइड करना है? इरिगेशन फैसिलिटी और लोन देनी है हमें, ताकि वो अपना इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में कर सकें। ठीक है, सो ये सारी चीज कहां पे हो रही है या होनी चाहिए? इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। यूज ऑफ अप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी। ओके, नाउ टैक्स पॉलिसी इज यूज्ड टू रिड्यूस inequality of income
as more taxes are imposed on the rich class and less tax is imposed on poor class and they are also given tax concession. तो हमें ज्यादा टैक्स किससे वसूलना चाहिए? अमीरों से, और वही टैक्स का पैसा जो हमने अमीरों से लिया उसी को इस्तेमाल करना है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर. इस पूरे अरेंजमेंट को, इस टैक्स पॉलिसी को हम क्या बुलाते थे? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. ओके, अब लिखा है देखो आगे, सच टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम रिच पीपल आर यूज्ड फॉर वेलफेयर ऑफ पुअर थ्रू वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स. ओके, फिर देखो क्या लिखा है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पुअर विल इंप्रूव. अलग अलग लोग जो अलग अलग सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशन है, उन सबका, पुअर लोग का हम फायदा कर पाएंगे अगर हम प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम लेके आते हैं. तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक यूएसए एंड इंडिया आर ऑलरेडी हैविंग सच अ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम. अब ये सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे ये गरीबों की मदद करता है, वो फील करने के लिए देखो आपकी स्क्रीन पे. A progressive tax is a levy in a tax system where the tax rate increases as the taxable base increases. The United States income tax is a progressive tax system. In 2015, individual taxpayers with taxable income of $37,450 are taxed at a rate of 15%, whereas individual taxpayers with taxable income over $413,201 are taxed at a 39.6% rate. Between those two extremes, there are 4 more tax rates at bracketed income levels. As a taxpayer's taxable income increases, he is said to climb the brackets to higher income tax rates. Progressive tax schemes are not limited to income tax. Sales taxes on luxury items and sales tax exemptions for necessities are also examples of progressive tax schemes. Some argue that a progressive tax system is fairer than a flat tax or regressive tax scheme. Proponents say that as an individual's income increases, he can afford to pay more taxes, and those taxes are redistributed in social programs that help those individuals that do not earn as much. समझे? तो प्रोग्रेसिव टैक्सेस कैसे अपने संसार को बेहतरीन बना सकता है वो अच्छे से इस वीडियो में समझा के रखा है कि एज एंड व्हेन यू अर्न मोर इनकम you climb a higher rate of tax, you pay more tax to the government and government uses the amount of tax for the welfare of the poor through several welfare programs, जिसमें सोशो इकोनॉमिक कंडीशन हम गरीबों की इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं. राइज इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट. ओके, मतलब हमें ह्यूमन बींग्स पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. Investment done after human beings is nothing but the human capital investment. तो कैसे कैसे होगा human beings में investment? Let us see that. In developed nations, large scale investment is made on education, okay, skill development, and they have very low level of unemployment. So developed nations में unemployment नहीं है, ऐसा नहीं है. Unemployment तो हर कंट्री में होता है, क्योंकि सबको काम देना किसी कंट्री की ताकत नहीं है, नियत नहीं है, और लोगों की भी तो नियत होनी चाहिए ना काम करने की. सो व्हेन यू से कि डेवलप्ड नेशन उसमें नो अनएम्प्लॉयमेंट, गलत है. उसमें अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन कम है. अच्छा, क्यों कम है? क्योंकि लोगों को वहां काम मिल जाता है. काम क्यों मिलता है? क्योंकि काम करने की काबिलियत उनमें होती है. वो काबिलियत उनको कहां से मिली? एजुकेशन से, स्किल डेवलपमेंट से, ट्रेनिंग से. समझ में आ रहा है? ऑल दीज एफर्ट्स आर पुट मैसिवली बाय डेवलप्ड नेशंस एंड दैट इज द रीजन व्हाई देयर एजुकेशन सिस्टम इज बीइंग बेटर, स्किल डेवलपमेंट इज बेटर, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज एट अ वेरी लो लेवल. ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं. हाई एजुकेशन satisfies requirement of various employment opportunities and choices. अब आपका एजुकेशन हाई होगा तो आपको चारों डायरेक्शन से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या आपको चारों डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटी दिखेगी क्योंकि यू हैव दैट विजन. ओके, एट द सेम टाइम विथ स्किल डेवलपमेंट increases the
productivity of workers and that reflects high wages. Okay, so जितना आपका स्किल डेवलपमेंट होगा उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. होते हैं ना कई लोग कि भाई 1 घंटा पढ़ा लेकिन उसमें एक चैप्टर हो गया. कई लोग होते हैं जो 10 घंटे पढ़ने के बाद भी एक चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर सकते. ये तो हो गई एकेडमिक्स की बात. वैसे ही किसी इंडस्ट्री में अगर आप देख लो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स. एक वर्कर ने 1 घंटे में 100 यूनिट बना डाले, दूसरे वर्कर ने 5 घंटे में खाली 20 यूनिट बनाए हैं. तो ये डिफरेंस इतना सारा कैसे है? क्योंकि मशीन भी वो है, लेबरर्स खाली अलग है, तो उनकी ट्रेनिंग, उनका स्किल प्रॉपर नहीं था, जिस कारण से उनकी प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ा. और वही चीज हमें लानी है अपने ऑर्गेनाइजेशन में. तो कैसे हो पाएगा? यू विल हैव टू वर्क ऑन टेक्नोलॉजी, यू विल हैव टू वर्क ऑन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यू विल हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ एज एन इंडिविजुअल. ये सारी चीज में जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे. एक छोटा सा एग्जांपल ही लेता हूं. शेड्यूल मेकिंग में, ठीक है, पूरे यूविल का शेड्यूल मेकिंग में मेरा 1.5 डे निकल जाता था इन द एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी. एक्सेल पे पहले मैं वो शीट्स बनाता था. देन वी हैव वर्कड आउट अ वे नाउ जिसमें गूगल फॉर्म पे हम वो शेड्यूल बना सकते हैं. ठीक है, अब वो काम करने में आई टेक ओनली हाफ एन आवर, क्योंकि ऐसा टेक्नोलॉजी हमारे पास अब आ गया है जिसमें मैन्युअली हमें एक्सेल शीट में एंट्री नहीं करनी है. एक जगह एंट्री डालो, वो अलग अलग ब्रांचेस पे उसको एक्सेप्ट कर लेगा. So when a single person was handling all the schedule making of 8 branches and 2 standards 11th and 12th, तो 16 शेड्यूल्स बनते थे अलग अलग ब्रांच वाइज. अब वही 16 शेड्यूल बन तो जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए मुझे मेहनत खाली 2 बारी करनी पड़ती है, एक 11th के लिए, एक 12th के लिए. टेक्नोलॉजी से हम ये प्रोडक्टिविटी पे काम कर सके. सो ये मेरा 1.5 डे सेव हुआ. ये सेव हुआ तो आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ ऐसा मेरे दिमाग में आएगा इन दिस फ्री टाइम जो इस ऑर्गेनाइजेशन को एक अलग लेवल पे लेके जाएगा. यही काम तो हमें हमारे एम्प्लॉयज पे करना है. उनका फ्री टाइम हो, उनकी सहूलियत देखो, उनके स्किल्स देखो, उनको ट्रेनिंग दो, उनको एजुकेट करो, जिससे क्या होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, समय बचेगा, वो एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे, अच्छी इनकम जनरेट कर पाएंगे. तो अपने आप पॉवर्टी दूर दूर तक हमको टच नहीं कर सकती. ठीक है, चलिए फिर आगे. एट वर्क प्लेस कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च. अब तुम्हें ये सब करना है तो मालूम भी तो होना चाहिए ना कि स्किल डेवलपमेंट के लिए हम क्या करें. तो ट्रेनिंग करना है. साथ साथ ट्रेनिंग से काम नहीं चलेगा, नया नया रिसर्च आपको करना पड़ेगा अपने ही बिजनेस में, अपने ही लोगों पे, नई नई टेक्नोलॉजी पे, कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे. यू विल हैव टू पुट लॉट ऑफ एनर्जीज. द बिजनेस, द ऑर्गेनाइजेशन विल डिमांड योर हार्ट, it will demand your soul, it will demand your blood, it will demand your sweat. सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ पाओगे या अपने लोगों से अच्छा काम करवा के उनको अच्छी इनकम दे पाओगे. So all these things are associated with the quality of investment and also the quantity of investment that we make after each human being. आज आपके पेरेंट्स आपके एजुकेशन के पीछे इतना खर्चा कर रहे हैं, वो भी क्या है बेटा, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है. दे वांट यू टू बी अ लर्नेड पर्सन, अ कल्चर्ड इंडिविजुअल. दे वांट यू टू लीड अ गुड लाइफ, एंड दैट इज द रीजन व्हाई they are spending on education, and that is also a reason why you are undergoing this education process. Okay, so human capital investment जिस कंट्री में ज्यादा होगा वहां के लोग अच्छे होंगे, प्रोडक्टिव होंगे, अच्छी इनकम कमाएंगे, तो पॉवर्टी उनको दूर दूर तक नड़ने वाला नहीं है. पॉवर्टी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि काम इतना सारा होगा जिससे वो अच्छा पैसा जनरेट करके घर लेके जाएंगे. ठीक है, अंडरस्टूड. चलिए फिर आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल रेट्स. ओके, मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज किसी नेशन में अवेलेबल हो वो हमें आवाम तक पहुंचाना है, सिटीजन्स तक पहुंचाना है
एट विच रेट, रीजनेबल रेट, है ना। तो ये कैसे होगा, लेट अस सी दैट न्यूट्रिटिव फूड शुड बी मेड अवेलेबल एट रीजनेबल रेट्स टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू द पुअर। कैन यू इमेजिन, वी आर टॉकिंग अबाउट फूड सिक्योरिटी, ये हमें करना है। इंडिया बीइंग एन एग्रीकल्चरल नेशन, वी टॉक अबाउट फूड सिक्योरिटी शुड बी गिवन। व्हाई इज इट नॉट ऑलरेडी गिवन? इट शुड हैव बीन गिवन फ्रॉम डे वन, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। हम ही अगर अपने लोगों को खाना प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। रिसेंटली आपने देखा होगा अनियंस के भाव बढ़ गए हैं, समझ में आ रहा है, 20 रुपए किलो से 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो हो गए हैं। तुरंत गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट आ गई नेशनल टेलीविजन पे कि नाउ वी हैव स्टॉप्ड एक्सपोर्टिंग अनियंस, क्योंकि अनियंस का यहां पर ही सप्लाई कम है, तो यहां पे स्कैर्सिटी है तो हमें एक्सपोर्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। और ये अनियन इतना बेसिक चीज है कि गरीब लोग तो इसी पे जीते हैं, क्योंकि पता है उनके लिए लंच क्या होता है, आपके जैसा नहीं होता रोटली दाल भात शाक। उनके लिए क्या होता है, नमक, अनियंस और रोटी, ये 3 चीजों को मिक्स करके वो खाते हैं। मिक्स मतलब रोटी उठाई, अनियन का टुकड़ा लिया और साथ में नमक थोड़ा है करके चाट लिया, ये उनका रेगुलर फूड है। और इन्हीं प्रोडक्ट्स को जब आप महंगा कर दोगे तो बेचारा गरीब तो मरने के दिन आ जाएंगे, उसके खाने पीने के वांदे हो जाएंगे उसके, जो हम नहीं चाहते। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी नीड टू डेवलप अ सिस्टम टू प्रोवाइड फूड प्रोडक्ट्स टू इवन द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल। ओके, चलिए, ration shops are set up in both rural and urban areas under which system, public distribution system, to provide basic facilities at which rates, reasonable rates. Okay, so what are ration shops? राशन कार्ड सुना है, आपके पास होगा, लेकिन उसको कभी आपने इस्तेमाल नहीं किया होगा, क्योंकि राशन कार्ड लेकर आप कहां जाएंगे, राशन की दुकान पे जाएंगे, वहां से आप सामान लेके आएंगे। ये सामान कौन सा होगा, बेसिक चीजें होंगी, वीट, राइस, अनाज, करियाना ही होता है उसमें, लेकिन आपको बहुत सस्ते में मिलता है। तो कई बार आप में से कई लोगों ने ये भी किया होगा कि आपने अपना राशन कार्ड जो है अपनी काम वाली बाई को, अपने ड्राइवर को, है ना, जो रसोई करने आती है वो बाई को, ओके, ऑफिस में कोई प्यून है उसको आपने अपना राशन कार्ड दिया होगा और बोला होगा कि जाओ मेरे नाम से इतना राशन लेके आओ। यस और नो, पॉसिबल है। और जब मान लो राशन शॉप वाला आपको जानता है, पहचानता है और वो ये भी समझता है कि आप ये सेवा कर रहे हो, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपके राशन कार्ड पे कोई गरीब राशन ले जाए सस्ते में, उसका घर अच्छे से चले, उसको खाना मिले। ऑल दिस थिंग्स आर पॉसिबल। हम नहीं करते राशन कार्ड का इस्तेमाल, क्योंकि हम तो जाते हैं डीमार्ट, क्योंकि वी बिलोंग टू द मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एंड सम ऑफ यू आर ऑल्सो बिलोंगिंग टू रिच क्लास। तो आपके लिए ये चीज नहीं है, ये चीज किसके लिए है, गरीबों के लिए है। ओके, अंडर विच सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, लेट अस सी दैट ऑन योर स्क्रीन। पढ़ना ध्यान से सब कुछ। 1960s public distribution system originated because of food shortages. 1992 में जनरल एनलाइटनमेंट स्कीम हुई थी फॉर ऑल कंज्यूमर्स। 1997 में टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फोकस किया था फॉर द पुअर। 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इट प्रोवाइड्स कवरेज टू 75% रूरल एंड 50% अर्बन पॉपुलेशन। सो खेतीबाड़ी हुई फार्मर्स के साथ, उन्होंने ये सामान को पैक किया, ट्रैक्टर में डाला। द फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री आर द सोर्स ऑफ एलोकेशन अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दे गो टू द मार्केट यार्ड, बराबर, वहां मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गवर्नमेंट ये सामान खरीदती है। वही चीज आगे बढ़ती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तक ये पहुंचता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को बिलोंग करता है।
Central government is also responsible for bulk allocation of food grains to states based on formula and the number of poor households. पुअर लोग के लिए ही है ये सब. फिर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से ये सामान कहां जाएगा? देखो, राशन शॉप पे सस्ते में, और वहां लाइन लग जाएगी गरीब लोगों की सामान खरीदने के लिए. 5.3 lakh ration shops were there. 3 different types of beneficiaries who are eligible: below poverty line families 6 kg per person per month, which can vary from state to state. Antyodaya Anna Yojana, poorest of the poor 35 kgs. अन्नपूर्णा में 10 kgs per person per month. ये समरी आ गई आपके सामने. फार्मर टू मार्केट यार्ड विच बिलोंग्स टू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, वहां से गुड्स जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होगा टू द राशन शॉप और फेयर प्राइस शॉप्स. अलग अलग स्कीम्स में अलोकेट होते हैं. मिड डे मील स्कीम है, ICDS है, आंगनवाड़ी स्कीम, हॉस्टल्स में प्रोवाइड होता है टू SC ST OBC, वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस में जाता है, और कोई भी इमरजेंसी प्रोग्राम हो उसमें यूज होता है. समझ में आ गया कि these are ration shops. This is how public distribution system works in India. Okay, चलो उसके बाद PDS, that is public distribution system, serves a great help during drought and scarcity situation. तो हमने अभी देखा इमरजेंसी सिचुएशन में भी काम कौन आता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. कहीं पे दुकाल हो गया, कहीं पे फ्लड्स आ गए, ऐसे अलग अलग नेचुरल कैलामिटीज के टाइम पे हु इज गोइंग टू सर्व ऑफ ग्रेट हेल्प टू प्रोवाइड फूड टू द पुअर? इट इज दिस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच इज सेट अप बाय एवरी गवर्नमेंट इन इट्स ओन रिस्पेक्टिव नेशन. ओके, अंडरस्टूड? तो बस फिर आज के लिए इतना ही. ओके, बाय.